सो है गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। और आज के इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम अपने इस कोर्स के अंतर्गत कवर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है इन प्रेजेंट टाइम में अपने टेक्निकल क्षेत्र में। मतलब छोटा सा ओवरव्यू इसका समझ लिए या फिर इंट्रोडक्शन समझे तो। लेकिन आज की वीडियो में हम समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इसका सिलेबस क्या क्या है, जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसलिए एक एक करके हमने समझ लेते हैं। हमने देख लिया था कि डेटा स्ट्रक्चर किसी भी डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। वही चीज लिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, जिससे कि हम डेटा का आसानी से इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके। अब इसी में हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर किसी भी सी प्लस प्लस या जावा की तरह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। फिर क्या है ये? यह एक एल्गोरिथम का सेट है जो कि डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमारे पॉइंट हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं कि प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे फिगर के माध्यम से समझेंगे, फिर इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सही तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फिगर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग एक देख पा रहे होंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम दी हुई है, फिर यहाँ पे सेकंड में हमारा एल्गोरिथम दिया हुआ है, एल्गोरिथम के जस्ट नीचे हमारा प्रोग्राम है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आप क्वेश्चन को समझेंगे और किस किस तरह से उसे सॉल्व करने के आपके माइंड में ख्याल आएंगे। वही जो ख्याल आएंगे स्टेप बाय स्टेप तरीके से, पहले ये काम करेंगे, फिर हम सेकंड स्टेप में ये काम करेंगे, ये फिर थर्ड स्टेप में ये काम करेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हमारा तरीका है, यही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। तो पहले आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, फिर उसका आप एल्गोरिथम लिखोगे, फिर एल्गोरिथम लिखने के बाद ही आप उसका कोड करोगे एक सही तरीके से। यहाँ पे आप लोग एक चीज और देख पा रहे होंगे, एल्गोरिथम के जस्ट सामने डेटा स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ हमारा। तो डेटा स्ट्रक्चर का काम क्या है आप लोगों को पहले से पता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए हमारा डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। ये तीनों काम किसी भी फॉर्म में कर सकता है, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, एरे, ये किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके का यूज कर सकता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर। अब इसे चलते हैं, इसे थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि मान लो कि प्रॉब्लम आपको किस तरह से दी हुई है, फिर इसे कैसे एल्गोरिथम लिखेंगे, तो एल्गोरिथम लिखने के बाद किस तरह से इसका प्रोग्राम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी हुई है, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि दो नंबरों को ऐड करता हो। तो सबसे पहले ये हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है। अब जैसे इसने क्वेश्चन दिया कि दो नंबरों को सम करने का एक प्रोग्राम लिखो, तो तुरंत हमारे माइंड में ख्याल आ जाना चाहिए कि दो नंबरों को ऐड करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे या फिर कौन कौन से चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि दो नंबरों को ऐड करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए, फिर हमें एक प्लस ऑपरेटर चाहिए जो कि दो नंबरों को ऐड करेगा। अब ऐड करने के बाद कहाँ पे स्टोर होंगे, वो एक हमें नया वेरिएबल भी चाहिए। तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजों की हमें नीड है। ये तुरंत हमारे माइंड पे आ गया। वो जो हमारे माइंड पे आया है, इसे ही हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिख देंगे और यही चीज हमारा एल्गोरिथम कहलाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्टेप में क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जब भी हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो पहला स्टेप हमारा स्टार्ट रहता है और सबसे लास्ट स्टेप जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, स्टॉप का रहता है। तो हमें दो स्टेप तो हमारे पहले से कंप्लीट हो गए। स्टेप 1 पे स्टार्ट करना है हमें, और स्टेप 5 स्टेप जो हमारा लास्ट वाला रहेगा वहां पे हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। अब जो बीच वाली प्रोसेस है वही हमारा पूरा पूरा कोडिंग बनाएगा। तो जो सेकंड वाली स्टेप में हमारे तुरंत माइंड में ख्याल आया था जो कि हमें दो नंबरों को लेना पड़ेगा, दो नंबर लेने पड़ेंगे ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो नंबर है, मान लो एक ए नाम का वेरिएबल है और बी नाम का वेरिएबल है। यहाँ पे हम ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है और बी के अंदर भी कोई ना कोई हमारी वैल्यू स्टोर है। तो हमें क्या करना होगा, सेकंड स्टेप में हमें ए की वैल्यू को रीड करना होगा और बी की वैल्यू को भी रीड करना होगा। अब जब हमने इसे रीड कर लिया तो फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमने रीड कर लिया, फिर हम इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी और बी की वैल्यू भी 2 थी। अब ऐड करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी को हमने ऐड कर दिया, फिर ऐड होने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा हम किसी दूसरे वेरिएबल पे इसे स्टोर कर देंगे। वो वेरिएबल हमारा क्या है, सी है। तो यहाँ पे बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा है। हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब पता है कि वो क्या करता है, राइट हैंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड में असाइन कर देता है। तो यहाँ पे क्या है, सी पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी और लास्ट में हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, अपने सी को प्रिंट करा देंगे और लास्ट हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जिट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा किसी भी प्रॉब्लम का एल्गोरिथम लिखा जाता है स्टेप वाइज फॉर्म में। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि हमारी एक प्रॉब्लम दी गई थी कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम लिखो
जो दो नंबरों को ऐड करता हो। तो तुरंत जो भी हमारे माइंड में ख्याल आया उसे हमने स्टेप बाय स्टेप तरीके से लिख दिया, यही हमारा एल्गोरिथम कहलाया। अब हमने जो भी स्टेप तरीके से सारी चीजें लिखी हैं, अब इसका हमें कोड करना पड़ेगा। तो कोड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज में पूरा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत सी का नॉलेज है। तो यहाँ पे ये जो हमारी ये जो बीच के स्टेप्स हैं, ये चीज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू को रीड कर रहा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी क्या है 10 है और बी की वैल्यू भी हमारी 10 है, और यहाँ पे कॉमा करके एक अलग से वेरिएबल लिया गया है सी, जो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जहाँ पे वैल्यू हमारी स्टोर होगी वो है यहाँ पे हमारा वेरिएबल पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जिस तरह की वैल्यू है वही हमारे डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। ये डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारी कोई भी पॉइंटेबल वैल्यू नहीं है, ना ए की ना ही बी की। ये किस तरह की वैल्यू हमारी इंट टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे इंट डेटा टाइप को डिफाइन कर दिया है। इसके नीचे CLRSCL लिखा है जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है अपने सी लैंग्वेज के अंतर्गत। फिर यहाँ पे अब जो भी हमारे ए और बी की वैल्यू थी तो डायरेक्ट हमने ए और बी को यहाँ पे ऐड कर दिया प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। फिर बाद में जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सी पे असाइन हो जाएगी और लास्ट में यहाँ पे सी को प्रिंट करा दी। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना होता है अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो सबसे पहले आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम के बाद आपको उसका एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। इस तरह से एल्गोरिथम लिखने के बाद उसका एक प्रोग्राम लिखोगे या फिर उसकी कोडिंग करोगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के समझ में आए होंगे। अब चलिए समझ लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है इसके अंतर्गत हमारे डेटा टाइप्स आते हैं, कौन कौन से, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, etc। इस तरह जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं वो प्रिमिटिव टाइप के डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अब जो हमारा सेकेंड टाइप है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के नाम से ही पता चल रहा है कि एक लीनियर फॉर्म में इसके अंतर्गत जितने टॉपिक होंगे वो एक लीनियर फॉर्म में होंगे, और नॉन लीनियर के नाम से क्या पता चल रहा है कि एक नॉन लीनियर, मतलब कि लीनियर फॉर्म में ये सारे पॉइंट इसके अंतर्गत जो भी टाइप है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे हैं जो लीनियर के अंतर्गत जो टॉपिक हमारे आ रहे हैं वो है हमारा एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। नॉन लीनियर के अंतर्गत क्या होता है कि ट्री एंड ग्राफ, ये पॉइंट हमारे आ रहे हैं। अब जो यहाँ पे पहला पॉइंट है एरे, एरे क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। क्या होता है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। मतलब क्या होता है इसका कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे वैल्यू रहेगी वो एक ही टाइप की रहेगी। अगर इंट है तो इंट टाइप की सारी वैल्यू रहेंगी, अगर फ्लोट है तो फ्लोट टाइप की सारी वैल्यू रहेंगी, कैर है तो इस तरह के कैर टाइप की सारी वैल्यू रहेंगी। तो एरे के अंतर्गत जो भी वैल्यू रहेंगी सेम डेटा टाइप के ही रहेंगी, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि अपने नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। स्टैक क्या करता है, इसे एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जिसका नाम है लीपो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब लास्ट में और पहले बाहर जाओ, ये इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में पूरा समझेंगे। पहले यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं। अब हमारे क्या लास्ट वाला इसका पॉइंट है क्यू। क्यू का भी अपने एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले और पहले आओ। और जहाँ पे नॉन लीनियर के अंतर्गत आ जाते हैं ट्री एंड ग्राफ। ट्री का मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक पेड़ जैसा कुछ होगा, इसका कुछ क्रम होगा तो शाखा की तरफ फैला रहेगा पूरा ये। तो ट्री हो गया, ग्राफ मतलब सारी शाखा जो भी इसकी फैली थी वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी, तो ये हमारा ग्राफ कहलाए। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा था कि एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, क्यू क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ, यही आपके चैप्टर में है, यही आपका सिलेबस है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पूरा कवर करने वाले हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो पहले यहाँ पे बात करें तो हर एक बुक में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया रहता है, तो यहाँ पे भी इसके कुछ फंडामेंटल दिए हुए हैं कि फंडामेंटल नोटेशन। इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है एरे, थर्ड चैप्टर हमारा आ जाता है लिंक लिस्ट, और चौथा चैप्टर हमारा स्टैक, क्यू एंड रिकर्जन, और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है ट्री। और नेक्स्ट जो हमारे जो लास्ट के जो दो चैप्टर हैं उसमें से क्या है, पहला है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग और लास्ट वाला हमारा है ग्राफ। इस तरह से हम देखें तो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमारे पास 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैंने जितने भी एग्जांपल्स की हेल्प लेकर छोटे पॉइंट समझाए आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। हम आने वाले वीडियो में इससे भी बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर वाइज। तो आने वाले लेक्चर्स को आप देखना ना भूलें। हमने ऑलरेडी अपना इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड चैनल SS एफर्ट पे। अगर आप लोगों ने उसे एक्सेस नहीं किया है तो आप अभी से उन्हें एक्सेस कर लें और वहां से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।
हम वहाँ पे पूरे डिटेल में कवर कर रहे हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।